ठीक है, तो समझ में आया। तो दो चालक प्लेटों के मध्य कुचालक पदार्थ रखेंगे और कुचालक पदार्थ रख के क्या बनाएंगे हम यहाँ पे संधारित्र बनाएंगे। और जो संधारित्र होता है, ठीक है, इसमें आवेश को संचित करने की क्षमता होती है और उसको क्या बोलते हैं, उसकी धारिता बोलते हैं। और कुचालक पदार्थ को क्या बोलते हैं, परावैद्युत माध्यम। अब संधारित्र में जो आवेश होते हैं, इसकी प्लेटों पे आवेश होते हैं, वो इसको दिए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक, और इस अनुक्रमानुपाती को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक नियतांक, और उसको सी से दर्शाएंगे और उसको क्या बोलेंगे, इसकी धारिता। तो इस सूत्र से हल करेंगे तो धारिता बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा वी। और क्यू क्या है, आवेश, आवेश को क्या बोलेंगे, कूलम, वी वोल्ट। तो इसकी जो व्युत्पन्न मात्रक है ना, व्युत्पन्न मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, कूलम प्रति वोल्ट। तो एक कूलम प्रति वोल्ट को क्या बोलेंगे, एक फैरेड। तो फैरेड क्या हो जाएगी, इसकी एसआई इकाई होगी। ठीक, अब यहाँ पे एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन प्रति वोल्ट को एक फैरेड बोलेंगे। तो फैरेड क्या होती है, बड़ी इकाई होती है। तो इसलिए इसकी धारिता छोटी इकाई में लेते हैं, जैसे माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड और पिको फैरेड में इसकी धारिता लेते हैं। ठीक, तो इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, नोट कर लिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि इसकी जो धारिता है, संधारित्र की जो धारिता है, ठीक है, इसको हम कैसे यहाँ पे परिभाषित करेंगे। परिभाषित तो कर लिए, इसको हम कैसे गणना यहाँ पे करेंगे। तो इसका होता है सूत्र। तो धारिता का सूत्र होता है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो ये इसकी दो चालक प्लेट हो गई, ए और बी। और ये दोनों चालक प्लेट के मध्य दूरी हो गई, और इसके मध्य में क्या है, यहाँ पे पराविद्युत माध्यम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक, और उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की क्या होती है, परमिटिविटी होती है। तो इसके बीच में कोई पराविद्युत माध्यम है और उस पराविद्युत माध्यम की क्या है, ये परमिटिविटी है। तो इसकी जो धारिता होगी उसका सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू एरिया बटा डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो एप्सिलॉन और इसकी इकाई क्या रहेगी, फैरेड रहेगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको क्या बोलोगे, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो यह है वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन आर जो है यह है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। ए है चालक प्लेट का क्षेत्रफल। और डी है चालक प्लेटों के मध्य की दूरी। ठीक, तो संधारित्र की जो धारिता है वो वोल्टेज पर निर्भर नहीं करती है, वो किस पर निर्भर करती है, तो इन फैक्टर पे, इन कारक पर निर्भर करती है। तो यदि हम प्लेट का क्षेत्रफल लेंगे तो क्षेत्रफल की इकाई क्या है, मीटर स्क्वायर। दूरी की क्या है, यहाँ पे मीटर है। तो यहाँ पे जो चालक प्लेट है उसका यदि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्लेट के मध्य की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, या फिर इसके माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाएंगे, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाएंगे, तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो धारिता जो है वो वोल्टेज पर निर्भर नहीं करती है, वो माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है क्षेत्रफल पर, एरिया पर निर्भर करती है, और वो निर्भर करती है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इन पर वो निर्भर यहाँ पे करती है। आई बात समझ में, इसको नोट करिए।
ओके। अब इसके बाद में देखेंगे कि जो ये समांतर प्लेट है, इसके मध्य यदि बोल रहा है समांतर प्लेट संधारित्र है, तो उसके मध्य क्या है, यहाँ पे वायु है। ठीक। अब यदि बोलता है समांतर प्लेट संधारित्र में वायु के स्थान पर हम किसको रख देते हैं, माइका को रख देते हैं। तो वायु को हटा देते हैं, वायु के स्थान पे क्या लगा दोगे, माइका। तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि माइका का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 4:8 होती है, और एयर की कितनी होती है, तो एयर की रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है। तो जब ये 4 से 8 गुना बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक। तो उसमें नोट में लिखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर माइका, वायु के स्थान पर माइका रखने पर, वायु के स्थान पर माइका रखने पर वायु के स्थान पर माइका रखने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है, उसकी धारिता बढ़ जाती है, उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो माइका रखने पर उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है, यदि इसके मध्य हम क्या करेंगे, किसी परावैद्युत पट्टिका को रखेंगे। ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र में के परावैद्युत माध्यम में प्लेट संधारित्र की प्लेट के मध्य, की प्लेट के मध्य तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के मध्य धात्विक पट्टिका रखने पर धारिता, ठीक। तो जैसे कि कोई एक धात्विक की जगह परावैद्युत भी बोल सकता है, कि मध्य धात्विक या परावैद्युत भी बोल सकता है, परावैद्युत पट्टिका रखने पर धारिता। तो जैसे कि ये एक प्लेट ए है और एक दूसरी प्लेट ये बी है। ठीक। और इनके मध्य की जो दूरी है वो हमने पढ़ी है कि इनके मध्य की दूरी क्या है, यहाँ पे डी। अब इसके मध्य क्या करते हैं, यहाँ पे एक धात्विक पट्टिका को ऐसा रख देते हैं, या फिर धात्विक नहीं है तो कोई परावैद्युत माध्यम होगा कोई भी, और उसकी पट्टिका को रख देंगे। ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक पट्टिका रख दी इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या है, इतने भाग में क्या है, तो इस भाग में क्या है, वायु, यहाँ पे क्या है, वायु है, और यहाँ पे भी क्या होगा, वायु होगा। ठीक। और ये जो हमने पट्टिका रखी है, इसकी जो मोटाई है वो है टी, टी मोटाई है इसकी, और इसका जो परावैद्युतांक होगा वो परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन r1। ठीक। तो अब इसकी जो धारिता होगी, इसकी धारिता कितनी होगी, तो इसकी धारिता कैसे निकालेंगे। तो यदि हम देखेंगे कि यदि ये सिर्फ वायु संधारित्र होता, ठीक है, तो संधारित्र का फार्मूला आप ये पढ़े हो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन डी।
अगर ये सिर्फ वायु संधारित्र होता तो वायु के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती, 1। तो इसको क्या लिखते हैं आप यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए लिखते हैं, ठीक है। लेकिन पूरे में तो वायु नहीं है, कुछ भाग में क्या है, वहां पे दूसरी धात्विक पट्टिका है, ठीक है। तो ये किसके लिए हो जाता, वायु के लिए। तो ये हो गया आपका वायु के लिए। लेकिन प्लस, तो वायु के लिए जब होगा तो अब उसकी जो मोटाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वायु की। तो वायु की मोटाई क्या हो गई, अब यहाँ पे कम हो गई। तो ये वायु की मोटाई है, तो टोटल वायु की जो मोटाई थी उसमें से इसको माइनस कर देंगे। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि जो आपने धात्विक पट्टिका रखी है उसकी मोटाई हो जाएगी, और उसकी क्या होगा, पराविद्युतांक, और उसके पराविद्युतांक से क्या करोगे, इसको भाग। तो ये अल्टीमेट क्या आएगा, फिर ऊपर आएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसके सूत्र को लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे, तो यदि वायु है तो एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, ए, ठीक। जितने भाग में वायु है वो दूरी रख देंगे, प्लस धात्विक पट्टिका है उसकी मोटाई, पहले दूरी रखोगे उसकी मोटाई, और बटा परमिटिविटी, क्योंकि परमिटिविटी ऊपर आनी चाहिए तो इसलिए उसको क्या करना है, भाग देना है। तो ये इसकी धारिता होगी। तो इसकी जो धारिता है वो पहले से क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। कैसे बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे देखेंगे कि यदि हम बोल रहे हैं धातु रखते हैं, समझने के लिए धातु से आसान होगा। तो धातु की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, अनंत होती है। तो यदि यहाँ पे अनंत होगा तो भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। तो ये दूरी क्या हो गई, घट गई। तो दूरी घट गई तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यदि बोलता है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य किसी परावैद्युत माध्यम की पट्टिका या फिर धात्विक पट्टिका को रखते हैं तो उसकी धारिता क्या होगी, वहां पे बढ़ जाएगी। लेकिन यदि बोलता है कि समांतर प्लेट संधारित्र में वायु को पूर्णतः धातु से परिवर्तित कर देते हैं तो उसकी धारिता क्या होगी, वहां पे शून्य हो जाएगी। मतलब शून्य नहीं बोलेंगे, घट जाएगी, उसकी धारिता क्या होगी। क्योंकि यदि पूरा धातु कर दोगे तो धातु क्या करेगा, इन दोनों प्लेट को शॉर्ट कर देगा, तो फिर उसकी धारिता क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि वायु के स्थान पर पूर्णतः धातु को भर देंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन धात्विक पट्टिका रखेंगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, फिर उसके नीचे लिखेंगे उसको। हो गया, नोट कर लिए। अब उसमें लिखिए, तो नोट करिए
समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के मध्य परावैद्युत या धात्विक पट्टिका को रखने पर, परावैद्युत या धात्विक पट्टिका को रखने पर उसकी धारिता, उसकी धारिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, समांतर प्लेट संधारित्र में वायु को पूर्णतः धातु से, मेटल से धातु से परिवर्तित करने पर, बदलने पर, परिवर्तित करने पर, बदलने पर परिवर्तित करने पर, बदलने पर दोनों चालक प्लेट शॉर्ट हो जाती हैं, दोनों चालक प्लेट शॉर्ट हो जाती हैं। इससे उसकी धारिता घट जाती है, इससे उसकी धारिता घट जाती है। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पे बोलेगा कि समांतर प्लेट में प्लेटों के मध्य उसको बोलेंगे कंपोजिट हिंदी में। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य यौगिक या कंपोजिट माध्यम रखने पर धारिता, तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे समांतर प्लेट संधारित्र रही है और इसकी प्लेटों के मध्य क्या करते हैं, यहाँ पे कंपोजिट माध्यम रखते हैं। कंपोजिट माध्यम का मतलब होता है अलग अलग मोटाई और अलग अलग परमिटिविटी के माध्यम को रखेंगे। तो ये चालक प्लेट है ए और बी, और इसमें यहाँ पे देखेंगे कि एक ये परावैद्युत माध्यम है, इसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन r1, ठीक, और इसकी मोटाई है यहाँ पे T1। ये दूसरा परावैद्युत माध्यम है और इसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन r2 और इसकी मोटाई यहाँ पे है T2। ये तीसरा परावैद्युत माध्यम है, इसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन r3 और इसकी जो मोटाई है वो है यहाँ पे T3। ठीक, तो इसकी धारिता यहाँ पे क्या होगी, तो इसकी धारिता के लिए सेम, ठीक है। तो यहाँ पे वायु नहीं है, तो क्या है, ये पहले की मोटाई है ना, पहले के डिस्टेंस लेते हो, दूरी लेते हो प्लेट के मध्य, तो इसकी मोटाई लोगे और इसकी परमिटिविटी से भाग दो, फिर दूसरे की मोटाई परमिटिविटी से भाग दे दोगे, तीसरे की मोटाई और क्या होगा, परमिटिविटी से भाग दे दोगे। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए रहेगा और जिसकी मोटाई है बटा परमिटिविटी, मोटाई बटा परमिटिविटी, मोटाई बटा परमिटिविटी। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, यौगिक के लिए, कंपोजिट मीडियम के लिए मिल जाएगा। तो ठीक है, यौगिक माध्यम का मतलब क्या हो गया, ये अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है, अलग, तो अलग अलग मिलके बने हैं, तो क्या बोलेंगे, उसको यौगिक बोलेंगे या उसको कंपोजिट बोलेंगे। ठीक,
तो धारिता का ये सूत्र यहाँ पे होता है। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लिए? हाँ, कैलकुलेट करके, है ना, उसका कैलकुलेशन करके उसको निकालेंगे। ठीक। अब इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे एक होता है, उसको बोलते हैं गैंग कैपेसिटर। तो ये जो है ये परिवर्ती कैपेसिटर होता है। तो ये जो है गैंग कैपेसिटर है, और ये क्या होता है यहाँ पे परिवर्ती संधारित्र होता है। तो जैसे देखेंगे कि जो रेडियो वगैरह होते हैं, टेलीविजन वगैरह होते हैं, तो उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। उसमें जो ट्यून सर्किट होता है उस ट्यून सर्किट में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार से ये चालक प्लेट होती है ऐसा। तो इसमें ऐसा कई चालक प्लेट का प्रयोग करेंगे ऐसा। और इसके बीच में यहाँ पे ये दूसरी चालक प्लेट है ये। तो एक जो चालक प्लेट है ये है मूवेबल है, मूवेबल यानी चल सकती है ये। और ये जो है स्थिर चालक प्लेट है। तो मूवेबल को बोलते हैं चल या चलित चालक प्लेट। और ये क्या होती हैं, स्टेशनरी होती हैं, स्थिर चालक प्लेट होती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से, है ना, ये इस तरह से ऐसे रहते हैं। एक प्लेट ऐसे घूमती है तो इनका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, घटता है। तो इनकी धारिता क्या होगी, घट जाएगी। धारिता का क्षेत्रफल क्या होता है, जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक रही है, समांतर में। अब ये समांतर में इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम। तो फिर धारिता क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से ये एक वायु संधारित्र है, इसके चारों तरफ क्या होती है, वायु होती है। तो एक वायु संधारित्र है, एक परिवर्तित संधारित्र है। और इसका प्रयोग हम किसमें करते हैं, रेडियो और टेलीविजन का जो ट्यून सर्किट होता है उस ट्यून सर्किट में, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखेंगे कि प्लेट की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है। तो यहाँ पे यदि प्लेट 7 है तो संधारित्र कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो संधारित्र की संख्या हमेशा प्लेट की संख्या से एक कम होती है। इन दोनों के मध्य एक बनेगा, इनके मध्य एक बनेगा, ऐसे करके 6 संधारित्र यहाँ पे बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे यदि बोलेगा कि इसकी धारिता क्या होगी, तो इसकी जो धारिता है, इसका जो कैपेसिटेंस है C, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी n-1। n-1 यानी n प्लेट की संख्या है, और ये वायु संधारित्र है, इसलिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, 1 बटा क्या होगा, d। तो इतना फैरेड इसकी यहाँ पे धारिता होगी। आई बात समझ में? तो n जो है वो है चालक प्लेट की संख्या है, चालक प्लेटों की संख्या। और जो n-1 है यह है संधारित्र की संख्या, यानी कैपेसिटर की संख्या। तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा इस संधारित्र का प्रयोग रेडियो तथा टेलीविजन के ट्यून सर्किट में करते हैं। रेडियो तथा टेलीविजन के ट्यून सर्किट में करते हैं।
ट्यून सर्किट में करते हैं। यह एक परिवर्ती संधारित्र है। यह एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र है। यह एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र है। यह एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र है। ठीक। तो अब इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं विगलित गोले की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। तो विगलित गोले की धारिता यानी कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। तो जैसे कि ये कोई एक गोला है ये, ठीक, और इस गोले की कुछ त्रिज्या है। मान लीजिए इस गोले की त्रिज्या है r, ये गोले का केंद्र। तो ये एक धातु का गोला है, ठीक है। और इस गोले को क्या करते हैं हम यहाँ पे आवेश देते हैं। तो जो आवेश हैं वो इसकी बाहरी सतह पर क्या होंगे, पूर्णतः फैल जाएंगे। तो हमने इसको यदि q कूलम का धन आवेश दिया है तो जो आवेश हैं वो इसकी पूरी बाहरी सतह पर फैल जाएंगे, ठीक। तो बाहरी सतह पर क्यों फैल जाएंगे, क्योंकि इसके बाहर में, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है ये। और पृथ्वी जो है ये क्या है, एक चालक प्लेट है। तो पृथ्वी को हम क्या मानते हैं कि वो एक बहुत बड़ी क्या है, चालक प्लेट है ये, ठीक। तो इसीलिए इसके चारों ओर बाहर में क्या होंगे, आवेश वितरित हो जाएंगे, ठीक। इनके मध्य में जो माध्यम होगा वो माध्यम क्या होगा, वायु होगा। तो इस तरह से हमने ये पाया कि जब किसी विगलित गोले को हम आवेशित करते हैं, आइसोलेटेड स्फीयर का मतलब क्या होता है, कोई एक गोला जो स्वतंत्र अवस्था में लटका हुआ है। जैसे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी लटकी हुई है स्वतंत्र अवस्था में, किसी से जुड़ी हुई नहीं है। तो इसी प्रकार से किसी गोले को यदि स्वतंत्र अवस्था में लटका दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, विगलित गोला बोलेंगे, ठीक। तो इस प्रकार के किसी गोले को यदि हम आवेशित करते हैं तो आवेश उसकी बाहरी सतह पर फैल जाएंगे, ठीक। उसके अंदर आवेश क्या होंगे, शून्य। उसके बाहर क्यों आवेश फैल जाएंगे, क्योंकि उसके बाहर दूसरी चालक प्लेट है, पृथ्वी है। तो इसलिए उसके चारों ओर यहाँ पे आवेश फैल जाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों के मध्य का माध्यम क्या है, वायु है। तो इस गोले की धारिता क्या होगी, इसमें आवेश को धारण करने की क्षमता है, तो इसकी धारिता क्या होगी। तो इसकी धारिता का सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू रेडियस, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू रेडियस। तो इतनी इसकी क्या होती है यहाँ पे, इतनी फैरेड इसकी क्या होती है, धारिता होती है, ठीक। अब यदि माध्यम वायु है, माध्यम वायु हो, माध्यम वायु हो तो रिलेटिव परमिटिविटी 1 हो जाएगी,
तो इसकी जो धारिता होगी ये हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो इतनी फैरेड इसकी धारिता हो जाएगी। तो यदि बोलेगा पृथ्वी की धारिता की गणना कीजिए, तो इसी सूत्र से करोगे। पृथ्वी की धारिता की गणना कीजिए, तो पृथ्वी भी क्या है, आइसोलेटेड स्फीयर है, तो उसकी धारिता की गणना हम इसी सूत्र से वहां पे करेंगे। आई बात समझ में? तो इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नोट करिए। नोट कर लिए इसको। ठीक, तो अब इसमें नोट करिए क्वेश्चन। उसमें लिखिए यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर हो, तो उसके धारिता की गणना कीजिए। तो उसके धारिता की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि मान हमेशा कौन सी वैल्यू में रखना है आपको, एसआई वैल्यू में रखना है। ठीक, तो किलोमीटर लंबाई की एसआई यूनिट है क्या, मीटर है, तो मीटर में रखना है। ठीक है ना। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 9 × 10⁹ के बराबर होती है। तो ये क्या है यहाँ पे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, तो इस सूत्र का यूज करेंगे। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 1/9 × 10⁹ हो जाएगी। और त्रिज्या को रख देंगे 6400, और 10⁻ क्या होगा, 3। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लोगे, तो कितने जीरो ऊपर में है देखो, 5 जीरो हैं, 5 घटा दोगे तो 4 जीरो ऊपर आ जाएंगे, और 64 को भाग दे दो 9 से, तो 64 को 9 से भाग दे दो, और ये कितने, 5, 4 जीरो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो जब इसको हल करोगे तो कितना वैल्यू आया, 711 माइक्रो फैराड। कितना है, तो 711 माइक्रो फैराड इसका यहाँ पे माना है। ठीक, नोट कर लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। उसमें लिखिए धातु की धातु की 8
छोटी गेंद को मिलाकर एक बड़ी गेंद बनाते हैं, एक बड़ी गेंद बनाते हैं, तो एक छोटी गेंद एक छोटी गेंद और एक बड़ी गेंद की धारिता का, एक छोटी गेंद और एक बड़ी गेंद की धारिता का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो धातु की गेंद को हम क्या मान सकते हैं कि वो क्या है, एक आइसोलेटेड स्फीयर है। तो आइसोलेटेड स्फीयर मान सकते हो। तो किसका अनुपात निकालना है, छोटी गेंद और बड़ी गेंद की धारिता का अनुपात निकालना है। ठीक, तो छोटी गेंद को क्या मान ली, त्रिज्या स्मॉल आर, बड़ी गेंद की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। तो इसकी धारिता का क्या सूत्र होगा, और इसका सूत्र भी सेम होगा। ठीक, तो ये सब तो आपस में कट जाएंगे। तो यदि धारिता का अनुपात निकालना है तो किसका मान पता होना चाहिए, उनकी त्रिज्या में क्या संबंध है वो पता होना चाहिए। तो त्रिज्या में संबंध आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एक बड़ी गेंद की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो एक बड़ी गेंद का पहले लेना पड़ेगा आयतन, बराबर होगा 8 छोटी गेंद का आयतन। तो गेंद कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है, गोलाकार होती है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो ये इसका सूत्र होता है आयतन का, गेंद की है ना, गोले के आयतन का। तो हो जाएगा 8 × 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो ये आर क्यूब, ये किसका क्यूब होता है, 2 का, इंटू आर हो जाएगा। तो इस पूरे का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा यही स्थिति आएगी कि बड़ी गेंद की त्रिज्या का क्यूब बराबर क्या होगा, गेंद की जो संख्या है और गुणित क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि हमेशा क्या आएगा, आर क्यूब और आएगा एन स्मॉल आर क्यूब। और ये जो संख्या है ये ऐसी दी जाएगी जो क्यूब होती है, जैसे 8 किसका क्यूब होती है, जैसे कि आपको देगा 16 किसका क्यूब होती है, 4 का। आपको देगा यहाँ पे 125, 16 बोल रहा हूँ, क्या होती है, 4 64, 64 किसका क्यूब होती है, 4 का। 125 किसका क्यूब होती है, 5 का। तो ऐसी संख्या देगा जो क्या होती है, यहाँ पे क्यूब होती है। ठीक, तो यहाँ पे आपको संबंध पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है और दोनों की पावर समान है। इसका मतलब दोनों का बेस समान होगा, है कि नहीं। तो आपको क्या पता चल गया कि बड़े गोले की त्रिज्या किसके बराबर है, 2r के बराबर है। तो उसको यहाँ रख देंगे, तो r बटा क्या हो जाएगा, 2r। तो आर आर कट जाएगा तो क्या आएगा, 1/2। तो आंसर क्या आएगा, 1:2। तो ये इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये बताया कि हमेशा यही संबंध आएगा, इसको हल करोगे तो यही संबंध आएगा कि बड़े गोले की त्रिज्या का क्यूब बराबर आएगा, ठीक है, गोलों की संख्या गुणित छोटे गोले की त्रिज्या का क्यूब। हमेशा यही आएगा रिलेशन, जहां पे n क्या रहेगा,
गोले की संख्या, गेंद की संख्या, स्फेयर की संख्या। ठीक, तो ये संख्या आपको हमेशा कैसी दी जाएगी, जो क्यूब होती है। 8 किसका क्यूब है, ठीक है, 64 किसका क्यूब है, 4 का, 125 का क्यूब है। तो ऐसी संख्या दी जाएगी, नहीं तो आप उसको फिर हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, कैलकुलेटर चाहिए रहेगा। तो ऐसी वैल्यू दी जाती है जो क्यूब रहेगी। ठीक, तो जैसे अगला क्वेश्चन लिखिए, मरकरी, मरकरी होती है पारा, मरकरी की 64 बूंदों को, मरकरी की 64 बूंदों को मिलाकर, मरकरी की 64 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, एक बड़ी बूंद बनाते हैं। तो एक बड़ी बूंद, बूंद और एक छोटी बूंद की धारिता का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक, तो एक, तो एक बड़ी बूंद और एक छोटी बूंद की धारिता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बूंद जो होती है, ड्रॉप बोलते हैं, बूंद, ड्रॉप। तो ड्रॉप जो है, बूंद जो है, वो कैसी होती हैं, वैसे स्पेरिकल होती हैं, गोलाकार होती हैं। पृष्ठ तनाव के कारण, पड़े हो गए आप लोग, बारिश का पानी गिरता है तो बारिश की बूंदें भी कैसी होती हैं। तो मरकरी को यदि रख दोगे, छोटी बूंद है, तो वो कैसे होगी, पृष्ठ तनाव के कारण क्या हो जाएगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे तो इनकी बूंद का अनुपात, बूंद जो है इनकी धारिता का अनुपात निकालना है। तो किसका निकालना है, बड़ी और छोटी की, छोटी और बड़ी, बड़ी और छोटी का अनुपात निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है ना। तो बड़ी और छोटी का अनुपात निकालना है, तो हमको क्या चाहिए, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या चाहिए। तो कितने हैं यहाँ पे, 64 है, 64 है, तो 64 रख दोगे यहाँ पे। तो 64 के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये 4R हो जाएगा। तो बस उसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दो। ठीक, तो ये 4R/R हो जाएगा, क्या आएगा, 4/1। तो 4 अनुपात इसका एक आंसर है। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद में कल देखेंगे कैपेसिटेंस सीरीज ऑफ पैरेलल। ठीक है, तो कल उसको देखते हैं, कैपेसिटेंस सीरीज और पैरेलल।